हाँ जी, तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आप देख रहे हो D38 का सेशन नंबर 1 ओनली ऑन द चैम्पियन ईगल। और आज के इस लेक्चर में हम द चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें आज हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में डिस्कस करना है। मेंस्ट्रुअल साइकिल की स्टार्टिंग कब होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल सबसे पहले होता क्या है, स्टार्ट होता है, उसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म होती है, उसे क्या कहते हैं। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड होता है उसकी एक टर्म होती है, उसे क्या कहते हैं। देन द हार्मोनल रेगुलेशन की कौन कौन से हार्मोन्स हेल्प करते हैं, जो भी अलग अलग 4 फेजेस होती हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की, उनको डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। एंड उन चारों फेजेस में कौन कौन से हार्मोन्स ऊपर जाते हैं, किनका लेवल डाउन जाता है, और चारों फेजेस में एंडोमेट्रियम में, यूट्रस में जो एंडोमेट्रियम है उसमें कौन कौन से चेंजेस आते हैं, और ओवरी के अंदर क्या क्या फॉर्म हो जाता है, ठीक है। इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। बिफोर दैट आज हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis को, ठीक है। सो जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस का हमने क्या पढ़ा था, प्यूबर्टी पे स्टार्ट होती है स्पर्मेटोजेनेसिस। जो oogenesis है वो क्या होती है, इसके अलग अलग फेजेस होते हैं, जिनमें से एक क्या है, प्रीनेटल फेज। मतलब कि जब जो फीमेल है, फीटस होता है एम्ब्रियो के फॉर्म में मदर की वोम में प्रेजेंट होता है, उस टाइम पे oogenesis स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। देन हमारे पास और भी अलग अलग चेंजेस हैं, जैसे स्पर्मेटोगोनिया से माइटोसिस से डिफ्रेंशिएशन होके सबसे पहले तो नंबर में इंक्रीज़ होते हैं, ठीक है। एंड नंबर में ये माइटोसिस से प्यूबर्टी के बाद ही इंक्रीज़ होते हैं ना, स्पर्मेटोगोनिया से। लेकिन जो oogonia सेल्स हैं वो जब बर्थ हो जाता है फीमेल का, उसके बाद उनका नंबर नहीं इंक्रीज़ होता। एंड oogonia जो है फीटल लाइफ में स्टार्ट तो हो जाती है उनकी डिवीज़न, लेकिन वो डिवीज़न क्या है, प्रोफेज 1 में ही, मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में ही क्या है, क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, ठीक है, अरेस्ट हो जाती है। देन अगर हम स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करें तो स्पर्मेटोगोनिया से जब डिफ्रेंशिएशन होती है तो और स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं। उनमें से कुछ स्पर्मेटोगोनिया को हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहने लग जाते हैं, जो क्या है, मियोसिस परफॉर्म कर सकते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे, सेकेंडरी से स्पर्मेटिड्स बनेंगे, एंड स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनेगा। ये सारी चीज़ें हमें क्लियर है, ठीक है। अगर प्लॉइडी की बात करें तो स्पर्मेटोगोनिया 2n होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स भी डिप्लॉयड होते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैप्लॉयड होते हैं, स्पर्मेटिड्स भी हैप्लॉयड ही होते हैं। और स्पर्मेटोजोआ तो जस्ट एक डिफ्रेंशिएशन के बाद फॉर्म होता है, पूरा जब मैच्योर हो जाता है। और स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ फॉर्म होना, उसे हम क्या कहते हैं, स्पर्मिएशन कहते हैं। स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ फॉर्म होना इज स्पर्मियोजेनेसिस, एंड स्पर्मेटोजोआ का सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर जाना इज स्पर्मिएशन। एक बार रिपीट कर रही हूँ, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ फॉर्म होना एक डिफरेंशियल प्रोसेस है, डिफरेंशिएशन होती है, एंड उस प्रोसेस का नाम है स्पर्मियोजेनेसिस। लेकिन जो स्पर्मेटोजोआ है जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर जाता है तो उसे क्या कहते हैं हम, स्पर्मिएशन, ओके। एंड अगर हम नंबर की बात करें तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अगर एक है तो उससे एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे, और 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से टोटल 4 स्पर्मेटिड्स बनेंगे। और अगर एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है तो 2 ही स्पर्मेटिड्स बनेंगे। ये भी चीज़ें हमें क्या है, क्लियर है। अगर हम oogenesis की बात करें तो oogonia प्रेजेंट होते हैं, मिलियंस में प्रेजेंट होते हैं, एंड उनमें से माइटोसिस डिफ्रेंशिएशन से नंबर इंक्रीज होता है, मिलियंस में होते हैं जब फीटस की ओवरी में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक बहुत सारे क्या हैं, डिजेनरेट हो जाते हैं, और एट द एंड प्यूबर्टी तक कितने रह जाते हैं, हर एक ओवरी में 60 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स बच जाते हैं, बाकी सारे क्या हो जाते हैं, डिजेनरेट हो जाते हैं।
ठीक है, तो oogonia सेल्स जब डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं तो प्राइमरी oocyte फॉर्म होता है, और प्राइमरी oocyte जब मियोटिक डिवीजन करता है तो क्या होता है, प्रोफेज 1 में अरेस्ट हो जाती है डिवीजन, एंड देन क्या है, ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर्स फॉर्म होने लग जाती है। अगर वो लेयर फॉर्म हो जाती है तब उसे हम प्राइमरी फॉलिकल कहने लग जाते हैं। देन प्यूबर्टी की बात करें तो ग्रेनुलोसा सेल्स की और लेयर्स फॉर्म होने लग जाती हैं। अंदर प्राइमरी oocyte ही प्रेजेंट है, लेकिन बाहर क्या है, ग्रेनुलोसा सेल्स की और लेयर्स फॉर्म होना स्टार्ट हो गई हैं, एंड एक नया थीका भी फॉर्म हो जाता है। देन उसे हम सेकेंडरी फॉलिकल कहते हैं। देन क्या है, टर्शरी फॉलिकल भी बन जाती है जब क्या है, एंट्रम एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है वो फॉर्म हो जाती है, और जो थीका है वो एक्सटर्ना और इंटरना में डिफ्रेंशिएट हो जाता है। तो अभी तक क्या है, अंदर प्राइमरी oocyte ही प्रेजेंट है, मतलब कि डिफ्रेंशिएशन नहीं हुई। और प्राइमरी oocyte क्या है, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, डिप्लॉयड होता है, 2 एम्प्लॉयड होती है। एंड देख लो, टर्शरी फॉलिकल फॉर्म होगी, लेकिन अभी तक प्राइमरी oocyte ही प्रेजेंट है, जिसकी क्या है, मियोसिस 1 में, प्रोफेज 1 में क्या है, डिवीजन अरेस्ट हो चुकी है। अब जब टर्शरी फॉलिकल फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा तब क्या है, उसके अंदर प्राइमरी जो oocyte है वो डिवाइड करेगा, और जो ये डिवीजन होती है वो क्या होती है, अनइक्वल होती है। एक पोलर बॉडी बनेगी जिसे हम फर्स्ट पोलर बॉडी कहते हैं, एंड दूसरा क्या बनेगा, सेकेंडरी oocyte बनेगा। ठीक है, पोलर बॉडी के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता कि वो आगे उसका कोई काम है, हार्मोन रिलीज़ करना है, किसी और चीज़ में हेल्प करना है, या डिजनरेट हो जाती है, हमें कुछ भी नहीं पता। लेकिन अगर सेकेंडरी oocyte की बात करें तो सेकेंडरी oocyte आगे क्या है, ओवम फॉर्म करता है अगर फर्टिलाइजेशन होनी है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होनी तो सेकेंडरी oocyte जो ओवरी रिलीज़ करती है ओव्यूलेशन के टाइम पे, ओव्यूलेशन के टाइम पे ओवरी क्या रिलीज़ करती है, सेकेंडरी oocyte रिलीज़ करती है, ना कि ओवम। ठीक है, एंड अगर तो फर्टिलाइजेशन होगी तो सेकंड मियोटिक डिवीजन भी कंप्लीट होगी, जिसमें क्या है, सेकेंडरी oocyte से ओवम फॉर्म होगा। ये भी एक अनइक्वल डिवीजन होती है और सेकंड पोलर बॉडी फॉर्म हो जाती है। इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन के टॉपिक में। ठीक है, दैट इज़ क्लियर। ठीक है, एंड जो सेकेंडरी oocyte था और ओवम है वो क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। ये भी चीज़ हमें क्या हो गई है, क्लियर हो गई है। और जो सेकेंडरी oocyte ओव्यूलेशन के टाइम पे रिलीज़ होता है वो उस पर कौन सी लेयर फॉर्म हो जाती है, ज़ोना पेलोसिटा, क्योंकि ग्राफिन फॉलिकल ने क्या होना होता है, रैप्चर होना होता है। यहाँ तक भी बात हमें क्लियर हो गई है। देन अब हम स्टार्ट क्या कर रहे हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिस्कस करना। ओके, ओके, सो मेंस्ट्रुअल साइकिल सबसे पहले होता क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, एक रिप्रोडक्टिव साइकिल है। क्या है, रिप्रोडक्टिव साइकिल। ये चीज़ क्लियर है, किस में होता है, फीमेल प्राइमेट्स में। अगर हम मैमरी ग्लैंड की बात करें वो फीमेल मैमल्स में प्रेजेंट होता है, लेकिन फीमेल प्राइमेट्स में कौन सा साइकिल होता है, रिप्रोडक्टिव साइकिल को क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। और भी अलग अलग कैटेगरीज के एनिमल्स में भी रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है, लेकिन उसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं कहते। किस में मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, अगर फीमेल प्राइमेट्स में रिप्रोडक्टिव साइकिल है। फीमेल प्राइमेट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे एप्स, monkeys and humans। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव साइकिल को ही मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं अगर वो किस में हो रहा है, फीमेल प्राइमेट्स में हो रहा है। द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिंस एट प्यूबर्टी एंड इज कॉल्ड द मेनार्क। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव साइकिल ये नहीं है कि पूरी लाइफ टाइम के लिए चलता रहेगा फीमेल्स में, इसका एक टाइम होता है। स्टार्ट कब होता है, प्यूबर्टी पे, और जब पहली बार मेंस्ट्रुएशन होती है, रिप्रोडक्टिव साइकिल स्टार्ट हो रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मेनार्क। एंड जब एंड होता है 45 to 50 की एज में होता है एंड, परमानेंटली एंड हो जाता है, परमानेंटली
स्टॉप। अब ये परमानेंटली स्टॉप क्यों हो जाता है? बिकॉज हमारे पास प्राइमरी फॉलिकल्स कितनी थी? 60 to 80,000 हर एक ओवरी में बच गई थी फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी। इसके बाद भी कुछ कुछ डिजेनरेट होती रहती हैं, ठीक है। तो प्राइमरी फॉलिकल्स का नंबर क्या है? डिक्रीज़ होता जाता है। एंड कुछ क्या है? मेंस्ट्रुएशन के थ्रू जब सेकेंडरी oocyte फॉर्म हो जाता है और अगर फर्टिलाइजेशन ना हो तो वो डिजेनरेट हो जाती हैं। तो अगर मेंस्ट्रुएशन हो रही है तो मतलब क्या है? फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है एंड दैट टाइम क्या होता है? सेकेंडरी oocyte डिजेनरेट हो जाती है। तो जब प्राइमरी फॉलिकल्स ख़त्म हो जाती हैं तो मेंस्ट्रुएशन भी स्टॉप हो जाती है, बिकॉज सेकेंडरी oocyte ही नहीं फॉर्म होगा, है ना। एंड अगर सेकेंडरी oocyte नहीं फॉर्म होगा तो यूट्रस को क्या ज़रूरत है? एंडोमेट्रियम फॉर्म करने की। अगर एंडोमेट्रियम ही नहीं फॉर्म होगा तो शेड आउट क्या होगा? मेंस्ट्रुएशन के ब्लड में क्या शेड होता है? एंडोमेट्रियम ही तो शेड होता है। अगर एंडोमेट्रियम नहीं फॉर्म होगा तो मेंस्ट्रुएशन नहीं होगी, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग नहीं होगी। तो परमानेंटली स्टॉप हो जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ द स्टॉपिंग इन ओव्यूलेशन। जब ओव्यूलेशन रुक जाती है तब मेंस्ट्रुअल साइकिल भी क्या है? स्टॉप हो जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? मेनोपॉज। ये भी बात हमें क्लियर है। देन इसका इंटरवल क्या होता है? एज की तो बात कर ली ना, प्यूबर्टी आपको पता है 12, 13, 14, 15 यहाँ तक, ठीक है। एंड अब तो क्या है? वैसे प्यूबर्टी में हम कहते हैं मेनार्क होता है, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होती है, लेकिन अब ये एज डिक्रीज हो रही है एंड परमानेंटली स्टॉप होने की एज क्या है? 45 to 50 ईयर्स, ठीक है। ये भी आपको क्लियर है। अब मेंस्ट्रुएशन तो स्टॉप हो गई बिकॉज ओव्यूलेशन क्या है? सीज हो जाती है, स्टॉप हो जाती है 45 to 50 की एज में। लेकिन अगर इसी को oogenesis क्या है? सीज कर जाती है एट अ पर्टिकुलर एज इन फीमेल्स 45 to 50 ईयर्स। लेकिन अगर इसी को ही डिफ्रेंशिएट करना हो स्पर्मेटोजेनेसिस से, तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? इट कंटिन्यूज इवन इन ओल्ड मैन, ठीक है। ये भी बात क्लियर है। अब इसका अब इंटरवल की बात करते हैं, बिकॉज ये एक साइकिल है। तो साइकिल क्या होगा? एक इंटरवल होगा कि इस तरीके से ऐसे एक साइकिल की फॉर्म में होगा। तो अगर इसे हम डिवाइड करें, सबसे पहला टाइम क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में? मेंसेस या मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का फेज, ठीक है। जनरली हम जो साइकिल है पूरा कितने डेज का लेते हैं? 28-29 डेज का लेते हैं। तो उस हिसाब से जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का टाइम है वो कितना होता है? 5 डेज। इससे ज़्यादा भी हो सकता है एंड कम भी हो सकता है, 3 to 7 डेज आप कह सकते हो, ठीक है। देन इसके बाद कौन सा फेज़ आता है? अगर हम उसकी बात करें तो इसके बाद देखो, अब मेंस्ट्रुअल साइकिल में सबसे पहले तो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगी। ब्लीडिंग में क्या शेड आउट हुआ? एंडोमेट्रियम की लेयर। तो अब क्या है? एंडोमेट्रियम को फॉर्म करना है, रीजनरेट करना है। तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रोलिफरेट फेज। क्या कहोगे? प्रोलिफरेट फेज, ठीक है। ये कहाँ तक होती है? नियर अबाउट 14th डे तक। तो ये कितने डेज के लिए था? 5, और यहाँ पे हम हाफ में डिवाइड कर ले तो 14th डे तक। ये देखो ना, ये क्या है? फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल है। ये क्या है? 5th डे है। ये क्या है? 14th डे है। तो 5th डे से लेके 14th डे तक का जो टाइम होता है उसे हम, उस फेज़ को हम क्या कहते हैं? प्रोलिफरेट फेज़ कहते हैं। क्या कहोगे? प्रोलिफरेट मीन्स एंडोमेट्रियम का फॉर्म होना। एंडोमेट्रियम में क्या हो रहा है? 5th to 14th डे पे
प्रोलिफरेशन हो रही है, एंडोमेट्रियम फॉर्म हो रही है, इसलिए हम इसे प्रोलिफरेट फेज कहते हैं। लेकिन अगर मैंने आपको बताया था हम दोनों के इवेंट्स को पढ़ेंगे, एंडोमेट्रियम के इवेंट्स को भी पढ़ेंगे, यूट्रस के इवेंट्स को पढ़ेंगे और साथ ही साथ ओवरी के इवेंट्स को पढ़ेंगे। तो ओवरी में क्या होना स्टार्ट हो जाता है, जब मेंसेस स्टार्ट हो रहा होता है ना, साथ ही क्योंकि आप पढ़ोगे 14th डे पे ओव्यूलेशन हो जाती है। ओव्यूलेशन हो जाती है मीन्स सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गया। एंड देन जो मेंसेस स्टार्ट होती हैं, ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, वो 14 डेज़ के बाद होती है। ठीक है, तो उतने देर में एंडोमेट्रियम शेड नहीं करती। एंडोमेट्रियम को अभी भी होप होती है कि जो फर्टिलाइजेशन है वो होगी एंड इम्प्लांटेशन होगी, लेकिन अगर नहीं होती तो वेट कर करके एट द एंड, जिसे हम फर्स्ट डे कह रहे हैं, उसे ही हम क्या कह सकते हैं, 28th डे कह सकते हो आप, ऑलमोस्ट 28th या 29th डे आप कह सकते हो। तो उस टाइम पे क्या है, ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, एंडोमेट्रियम लेयर शेड होने स्टार्ट होती है। तो इसको तो इतना टाइम हो गया, 14 डेज़ का गैप पड़ गया। तो जब एंडोमेट्रियम शेड होना स्टार्ट करती है, साथ ही साथ क्या है, फॉलिकल्स भी डेवलप होना स्टार्ट हो जाती हैं इधर। मतलब कि जो प्रोफेज 1 में डिवीजन मियोसिस 1 अरेस्ट हो गया था, वो अब दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा जब मेंसेस होते हैं, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही होती है। उस टाइम पे फॉलिकल्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं एंड जब तक ओव्यूलेशन होनी होती है, यहाँ तक क्या है, मैच्योर फॉलिकल फॉर्म हो जाती हैं। क्या है, मैच्योर फॉलिकल फॉर्म हो जाते हैं। एक बार इसको अच्छे से समझते हैं। देखो, ये पूरा एक साइकिल की बात करें, 28 डेज़ का साइकिल है। ठीक है, इसको हम हाफ में डिवाइड कर लेते हैं। 14 डेज़ इधर है, ये जो 14 डेज़ हैं इन्हें हम कौन सा फेज कहते हैं, ल्यूट्रल फेज। ल्यूट्रल फेज, इसी फेज का एक और नाम है सिक्रीटरी फेज। ठीक है, इसी को ही एक और नाम से भी बुला सकते हैं, पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। यहाँ तक बात क्लियर है? ओके, सो ये तो हो गया 14 डेज़ का टाइम पीरियड। देन इधर भी 14 डेज़ ही हैं, लेकिन इन 14 डेज़ को हम क्या करेंगे, 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। यहाँ से ऑलमोस्ट 5 डेज़ का टाइम पीरियड होगा। ये 5 डेज़ क्या होते हैं, मेंस्ट्रुएशन। या फिर हम क्या कह सकते हैं, इस पीरियड में मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, मेंसेस। ठीक है, तो जब मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है मीन्स एंडोमेट्रियम क्या हो गया, शेड हो गया, शेड। ठीक है, तो एंडोमेट्रियम 5 दिन में शेड हो गया, तो अब हमें नए एंडोमेट्रियम की ज़रूरत है, क्योंकि एक नई क्या है, सेकेंडरी oocyte रिलीज़ होगा। अगर वो फर्टिलाइज कर गया तो उससे जाइगोट फॉर्म हो जाएगा ना। तो इसी की होप में दोबारा से एंडोमेट्रियम जो ब्लीड हुआ था, सारा शेड आउट हो गया 5 दिनों में, ये दोबारा से क्या है, एंडोमेट्रियम अपने आप को फॉर्म करना स्टार्ट कर देता है, रीफॉर्म स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो एंडोमेट्रियम क्या है, रीफॉर्म होने लग जाता है, प्रोलिफरेट होने लग जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रोलिफरेट फेज। क्या कहोगे, प्रोलिफरेट फेज। ये तो बात होगी यूट्रस के इवेंट्स में की, कि यूट्रस में कौन से चेंजेस आए। सबसे पहले मेंस्ट्रुएशन वाला फेज़ आया, जिसमें क्या है, 5 दिन के लिए एंडोमेट्रियम शेड हुई।
ठीक है। एंड उसी टाइम पे क्या हो रहा था, फॉलिकल्स डेवलप हो रहे थे। क्या हो रहा था, इन्हीं 5 दिनों में जब एंडोमेट्रियम शेड हुई, थोड़े थोड़े फॉलिकल्स क्या हैं, डेवलप होना स्टार्ट हो गए। फॉलिकल्स स्टार्ट टू डेवलप। अब जो ये फॉलिकल्स डेवलप हो रहे थे, अब प्रोलिफरेट फेज में क्या है, ग्राफियन टर्शरी फॉलिकल फॉर्म हो जाएगा, ग्राफियन फॉलिकल फॉर्म हो जाएगा। ग्राफियन फॉलिकल को और क्या कहते हैं, मैच्योर फॉलिकल, तो वो फॉर्म हो जाएगा। तो इसीलिए जो फॉलिकल्स अब डेवलप हो रहे थे प्रोलिफरेट फेज में, प्रोलिफरेट फेज में अब क्या होगा, क्या फॉर्म हो जाएगा, टर्शरी फॉलिकल, एंड साथ ही साथ क्या है, मैच्योर या फिर ग्राफियन फॉलिकल फॉर्म हो जाएगा इस पूरे फेज में, 5th डे से लेके 14th डे तक। ठीक है, तो देखो अगर फॉलिकल्स फॉर्म हो रहे हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, फॉलिक्यूलर फेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फॉलिक्यूलर फेज। क्लियर है। यूट्रस के इवेंट्स पे नाम क्या रख दिया इस फेज का, प्रोलिफरेट फेज, क्योंकि जो यूट्रस है वो क्या हो रहा था, प्रोलिफरेट हो रहा था। एंड फॉलिक्यूलर फेज क्यों कहा, क्योंकि ओवरी के अंदर फॉलिकल्स मैच्योर फॉर्म होने स्टार्ट हो गए हैं। इसका जो अगर टाइम की बात करें तो ये 5th डे तक तो मेंस्ट्रुएशन हो रही थी। इसके बाद क्या है, 6th डे से लेके 13th डे तक कितना है, शायद मैंने आपको पहले बोल दिया 5th to 14th, लेकिन नहीं, 6th to 13th डे। ठीक है, दैट्स क्लियर। अब हमारे 2 फेजेस की हमने बात कर लिया, मेंस्ट्रुअल फेज और सेकंड है फॉलिक्यूलर फेज, जिसे हम प्रोलिफरेट फेज भी कहते हैं। इन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं, प्री ओव्यूलेटरी फेज। क्या कहते हैं, प्री ओव्यूलेटरी फेज। इन दोनों को मिला के हम कहेंगे प्री ओव्यूलेटरी फेज। ये बात भी क्लियर हो गई है हमें। देन देखो जो 14th डे है, ये क्या है, 14th डे है। एक सेकेंड जी, तो अब हम किसकी बात कर रहे हैं, 14th डे पे। 14th डे कब होता है, सबसे पहली बात, अगर हम साइकिल की लेंथ 28 डेज की ले रहे हैं, अगर साइकिल की लेंथ कम या ज़्यादा है, क्योंकि हर एक फीमेल में ये लेंथ साइकिल की अलग अलग होती है, किसी में 35 डेज़ हो सकते हैं, 32 डेज़ हो सकते हैं, किसी में 25 डेज़ ही होते हैं। सो ये वेरिएशन होती है साइकिल में। सो हम इसका एवरेज कितना लेते हैं, 28 डेज़ का लेते हैं। ठीक है, सो 14th डे कब होगा, जब 28 डेज़ का साइकिल है। 14th डे पे अब क्या होगा, ओव्यूलेशन हो जाएगी, और ओव्यूलेशन के बाद जो सेकेंडरी oocyte रिलीज़ होता है वो कुछ दिन के लिए, 1 से 2 दिन के लिए वेट करता है। कितने टाइम के लिए, 24 से 48 आवर्स के लिए ओवम क्या है, वेट करता है। ओवम कह लो या फिर बेटर वर्ड क्या है, सेकेंडरी oocyte। लेकिन हमारी जो NCERT बुक है उसमें अलग अलग वर्ड यूज़ किए गए हैं, कि कहीं पे ओवम यूज़ करने की ज़रूरत थी तो सेकेंडरी oocyte यूज़ किया, और सेकेंडरी oocyte यूज़ करने की ज़रूरत थी तो ओवम यूज़ किया। ठीक है, तो सेकेंडरी जो oocyte ओव्यूलेशन के टाइम पे रिलीज़ होता है वो 1 से 2 दिन के लिए सर्वाइव करता है। कौन से रीजन में, एम्पिलरी रीजन में, बिकॉज उसे होप होती है कि फर्टिलाइजेशन होगी एंड स्पर्म्स आएंगे। ठीक है, एंड अगर हम बात करें इजैकुलेशन के बाद,
इजैक्यूलेशन के बाद जो स्पर्म्स हैं वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में गए हैं, तो वहाँ पे कितने दिनों के लिए सरवाइव करेंगे? 2 से 3 दिन के लिए सरवाइव करते हैं वहाँ पे स्पर्म्स। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर है? ये आप याद रख लो, आपको ज़्यादा अच्छे से मतलब ज़रूरत तब पड़ेगी जब हम फर्टिलाइजेशन के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, सो हम बात कर रहे थे 14th डे पे ओव्यूलेशन हुई एंड सेकेंडरी oocyte फॉर्म हुआ, जो क्या है सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ, जो क्या है 1 से 2 दिन के लिए एम्पुलरी रीजन में स्टे करेगा। ठीक है, एंड अगर फर्टिलाइजेशन ना हो तो वो क्या है, डीजेनरेट हो जाता है। ओके, ये चीज़ भी क्लियर है। अब लास्ट फेज़ क्या आ गया, तो ये ओव्यूलेटरी फेज़ है 14th डे पे। तो इससे पहले दोनों जो फेजेस थे उन्हें हम क्या कहते हैं, प्री ओव्यूलेटरी फेजेस कहते हैं। और इस फेज़ को क्या कहा, जो ल्यूट्रल फेज़ है या फिर सेक्रेटरी फेज़ है, उसे हम क्या कहते हैं, पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज़ भी कहते हैं। ठीक है, तो देखो जो ग्राफियन फॉलिकल फॉर्म हुई थी वो क्या हो गई, रप्चर हो गई। रप्चर होने के बाद उसमें से सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गया एंड अब जो ये ग्राफियन फॉलिकल बच गई उससे क्या है, कॉर्पस लूटियम डेवलप होने लग जाता है ओवरी के अंदर। क्या डेवलप होता है, कॉर्पस लूटियम। क्लियर है? तो ये जो कॉर्पस लूटियम होता है वो बहुत सारी सिक्रीशंस करता है, मेनली एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। मेनली एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन में से भी प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, तो इनको क्या है, सिक्रीट करता है। तो जो कॉर्पस लूटियम है वो है क्या, एक तो टेम्परेरी ग्लैंड है। सबसे पहली बात तो कुछ टाइम के लिए ही फॉर्म होता है। हाँ जी, तो क्या कहा मैंने, जो कॉर्पस लूटियम है वो एक टेम्परेरी ग्लैंड है और क्या रिलीज़ करता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, जिसमें से प्रोजेस्टेरॉन मेनली रिलीज़ करता है कॉर्पस लूटियम। ठीक है, देन अगर ये कॉर्पस लूटियम सिक्रीट कर रहा है प्रोजेस्टेरॉन तो इसे हम क्या कहते हैं, सिक्रीटरी फेज कहते हैं। सिक्रीट कर रहा है ना तो सिक्रीटरी फेज, क्योंकि आप देखोगे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों के लेवल्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं ल्यूट्रल फेज में, तो इसीलिए इस फेज़ को हम सिक्रीटरी फेज़ कहते हैं। ओव्यूलेशन के बाद है इसीलिए पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज़ कहते हैं। और ल्यूट्रल फेज़ किसके बेसिस पे है, ये है एंडोमेट्रियम के बेसिस पे। कि एंडोमेट्रियम में बहुत सारे क्या हैं, जो एंडोमेट्रियम है वो क्या है, इंक्रीज हो रही है। आप देखोगे यहाँ पे देखो, जो ये फॉलिकुलर फेज है उसमें जो एंडोमेट्रियम है वो क्या है, बहुत थिन लेयर है। लेकिन ल्यूट्रल फेज में थिक लेयर हो जाती है और बीच बीच में क्या है, कुछ आपको एम्प्टी स्पेसेस दिख रही होंगी। आप अपनी एनसीईआरटी में देखो, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ गई है। सो या ऐसे है ना, एंडोमेट्रियम आपको शो किया गया है कि इस तरीके से है। कौन से फेज़ में है, फॉलिकुलर फेज़ में या फिर प्रोलिफरेट फेज़ में। लेकिन जब भी ल्यूट्रल फेज़ में जा रहा है तो क्या हो रहा है, कुछ इस तरीके से। ये एंडोमेट्रियम क्या है, डीपन हो रही है, जिसमें क्या है, ग्लैंडुलर एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। क्या हो जाता है, ग्लैंडुलर एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है एंडोमेट्रियम की। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, ल्यूट्रल फेज, सिक्रीटरी फेज और पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। ये चीज़ें आपको एक बार समझ आनी चाहिए। कल हम दोबारा से इसे रिवाइज करेंगे, एनसीईआरटी को रीड करेंगे, आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर आएगा। एक
क्योंकि हम डायग्राम्स को देखेंगे। अभी हमने हार्मोन्स को नहीं समझा कि कौन कौन से हार्मोन्स कैसे कैसे हेल्प करते हैं, अभी बहुत थोड़ी सी बात की है हमने, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार अगर हम देखें तो क्या है, एक बार रिवाइज करते हैं हम लास्ट पे। सबसे पहले क्या है, मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन वाले फेज में क्या है 3 to 5, वैसे 5 भी नहीं होता, 5 से 7 भी कई बार ही हो जाता है, लेकिन एनसीईआरटी में 3 to 5 मेंशन है तो हम भी 3 to 5 ही मानेंगे। 3 to 5 डेज के लिए क्या है, एंडोमेट्रियम शेड होती है। क्या होती है, एंडोमेट्रियम शेड हो जाएगी, ठीक है। हॉर्मोन्स की अभी आज हमने कोई बात नहीं करनी। एंड साथ ही साथ जब एंडोमेट्रियम शेड हो रही होती है तो जो ओवरी है ना, उसमें फॉलिकल्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। क्यों होते हैं ये आपको तब बताऊंगी जब आप एक बार पूरे साइकिल को देख लोगे ना, देन आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा कि फॉलिकल्स अभी क्यों डेवलप होना स्टार्ट हो गई, जब एंडोमेट्रियम फॉर्म होगा तभी डेवलप हो जाना था। तो क्यों होता है ये मैं आपको तभी बताऊंगी, ठीक है। देन हमारे पास नेक्स्ट क्या आ गया है, मेंस्ट्रुएशन के बाद। अब मेंस्ट्रुएशन ख़त्म हो गई है, ब्लीडिंग रुक गई है, देन क्या आता है 6th to 13th डे का टाइम। तब क्या होता है, उसे हम कहते क्या हैं, फॉलिक्यूलर फेज कहते हैं। फॉलिक्यूलर फेज क्यों, क्योंकि जो ओवरी में डेवलप हो रही थी फॉलिकल्स, उनमें वो क्या फॉर्म कर लिया उन्होंने, अब टर्शरी फॉलिकल फॉर्म हो गई। टर्शरी फॉलिकल फॉर्म हो गई, इसके बाद क्या फॉर्म होता है, सेकेंडरी oocyte भी फॉर्म हो गया, देन ग्राफियन फॉलिकल फॉर्म हो गई है। ग्राफियन फॉलिकल को ही और क्या कहते हैं, मैच्योर फॉलिकल कहते हैं। तो वो क्या है, फॉर्म हो गई है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, फॉलिक्यूलर फेज कहते हैं। क्लियर है ये बात। इसी को ही एक और नाम क्या दिया है, प्रोलिफरेट फेज। प्रोलिफरेट फेज क्यों प्रोलिफरेट फेज कहते हैं, क्योंकि एंडोमेट्रियम के बेसिस पे अगर हम बात करें, यूट्रस के इवेंट्स के पे बेसिस पे बात करें, तो एंडोमेट्रियम क्या है, जो शेड हो गई थी वो क्या है, रीजनरेट होना स्टार्ट हो जाती है, रीफॉर्म होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। देन ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब अगर हम 14th डे की बात करें, 14th सॉरी यस, सो थर्ड पे क्या आ गया, 14th डे आ गया। अगर हम 14th डे की बात करें तो उसे हम क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन, ओव्यूलेटरी फेज भी कह सकते हो आप। ओव्यूलेशन होती है 14th डे पे। कैसे होती है, हमें पता है, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर करता है। क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर। तो ये चीज़ भी हमें क्या हो गई है, क्लियर हो गई है। अब क्या है, सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ। ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगा तो सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा। ये जो सेकेंडरी oocyte है वो एम्पलरी रीजन में 1 से 2 दिन के लिए स्टे करता है, वेट करता है कि स्पर्म्स आके फर्टिलाइजेशन करेंगे। लेकिन ऐसा अगर नहीं होता तो क्या है, एंडोमेट्रियम ने शेड होना होता है, ठीक है। तो एंडोमेट्रियम अभी शेड नहीं होगी कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, ओवम जो सेकेंडरी oocyte है वो क्या है, डिजेनरेट हो गया, और एंडोमेट्रियम शेड नहीं। अभी क्या है, ल्यूटियल फेज आएगा। कौन सा फेज आएगा, ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज का ही एक और नाम क्या है, सिक्रीटरी फेज। इस फेज में क्या होता है, पहले तो लार्ज अमाउंट्स ऑफ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होते हैं।
ओके, सो अब अगर हम हार्मोन्स की थोड़ी सी बात कर ही रहे हैं तो मैं आपको बता दूं ओव्यूलेशन क्यों होता है, एलएच सर्ज की वजह से। अच्छे से तो अब हम इसे कल डिस्कस करेंगे। एक बार नाम याद रखना कि एलएच जब बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है तो क्या है, ओव्यूलेशन होती है। कब होती है, 14th डे पे। एंड सिक्रीटरी फेज क्यों कहते हैं, बिकॉज लार्ज अमाउंट ऑफ हार्मोन सिक्रीट होते हैं। जो ग्राफियन फॉलिकल है ना, जब रप्चर हो जाती है उससे क्या फॉर्म हो जाता है, कॉर्पस लूटियम। कॉर्पस लूटियम फॉर्म हो गया है, ठीक है। तो जो ये कॉर्पस लूटियम होता है ना, लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज करता है, थोड़ा थोड़ा एस्ट्रोजन भी रिलीज करता है, ठीक है। प्रोजेस्ट्रॉन, ये प्रोजेस्ट्रॉन का काम क्या है, इसे अब हम बाद में डिस्कस करेंगे। एक बार हम ओवरव्यू ले रहे हैं, आपको पता हो सारी चीज़ों का, इवेंट्स का पता हो, काम क्या है ये अब हम कल डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो क्या है, लार्ज अमाउंट्स ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन एंड एस्ट्रोजन भी थोड़ा थोड़ा होता है, ठीक है। ये बात भी क्लियर हो गई है अब आपको। तो साथ ही सिक्रीटरी फेज तो आपको समझ आ गया, लेकिन ल्यूटियल फेज मीन्स एंडोमेट्रियम के बेसिस पे है। एंडोमेट्रियम जो लेयर है ना, उसकी ग्लैंडुलर एक्टिविटी क्या है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। ग्लैंडुलर एक्टिविटी इंक्रीजेस। और जो ये प्रोजेस्ट्रॉन कॉर्पस लूटियम रिलीज कर रहा है ना, वो एंडोमेट्रियम को, मतलब कि क्या है, एंडोमेट्रियम को ज़रूरी होता है, एंडोमेट्रियम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है मेंटेन करने के लिए एंडोमेट्रियम को, ठीक है। और ग्लैंडुलर एक्टिविटी भी इसीलिए इंक्रीज हो रही है क्योंकि एंडोमेट्रियम में आप देखो यहाँ पे कितने ज़्यादा ये वाइट वाइट आपको होल्स जो नज़र आ रहे हैं, ये क्या है, ग्लैंड्स हैं। इनमें से क्या है, सिक्रीशंस सिक्रीट होती हैं एंड हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ठीक है। अगर तो फर्टिलाइजेशन होनी है फिर बहुत सारे हार्मोन्स की ज़रूरत पड़ती है ना, इसीलिए, ठीक है। तो आपको इस चीज़ के बारे में भी अब क्या हो गया है, क्लियर हो गया है। एंड देन क्या है, ल्यूटियल फेज जिसकी हम बात कर रहे थे, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई थी, सेकेंडरी oocyte डीजेनरेट हो गया था, देन क्या होता है, यही जो एंडोमेट्रियम इतनी ज़्यादा ग्लैंडुलर एक्टिविटी थी, कॉर्पस लूटियम प्रोजेस्ट्रॉन सिक्रीट कर रहा था कि क्या हो, एंडोमेट्रियम कहीं पे शेड ना हो जाए। बिकॉज अगर प्रोजेस्ट्रॉन के लेवल्स कम हो जाएंगे तो एंडोमेट्रियम क्या है, मेंटेन नहीं हो पाएगी, ब्रेक होने लग जाएगी, शेड होने लग जाएगी, ठीक है। यहाँ तक भी बात क्लियर है। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती तो कॉर्पस लूटियम डीजनरेट ना करता, कॉर्पस लूटियम वहीं पे ओवरी के अंदर ही प्रेजेंट रहता और प्रोजेस्ट्रॉन के लेवल्स को इंक्रीज रखता। इसीलिए तो प्रोजेस्ट्रॉन को प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं। और जो एंडोमेट्रियम है वो भी शेड ना होती। एंडोमेट्रियम के शेड होने का मेन रीज़न ही यही है कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुई। जब फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो कॉर्पस लूटियम क्या है, डीजेनरेट हो जाता है, रिग्रेस हो जाता है, ठीक है। और जो एंडोमेट्रियम है वो क्या हो जाती है, शेड ऑफ होना स्टार्ट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लड। तो ये चीज़ें आपको अब क्लियर हैं। एंड जब ये ल्यूटियल फेज ख़त्म होता है, एंडोमेट्रियम शेड होना स्टार्ट कर देती है, तो एक नया साइकिल बिगिन हो जाता है और सारे जो इवेंट्स हैं दोबारा से स्टार्ट हो जाते हैं और ये हर मंथ होता है, ठीक है। सो दैट वाज इट। एंड एक और चीज़ को डिस्कस करना रह गया है, जो ल्यूटियल फेज है ना, देखो मैंने आपको बताया साइकिल की लेंथ हर एक फीमेल में वेरी करती है, लेकिन ल्यूटियल फेज जो है हमेशा ऑलवेज 14 डेज़ का ही होता है। कितने डेज़ का, 14 डेज़ का ही होता है, क्लियर है। तो अगर ल्यूटियल फेज 14 डेज़ का, मान लो किसी फीमेल में जो मेंस्ट्रुएशन है वो स्टार्ट हुई फर्स्ट डे को, वन जो डेट है तब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुई। एंड उससे पहले जो 14 डेज़ है, मतलब मान लो जो हम मंथ ले रहे हैं वो 28 डेज़ का ले रहे हैं, फेब्रुअरी मान लो अब,
और 1 मार्च को क्या है, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुई। तो 28 फरवरी है यहाँ पे, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, कितने डेज हो गए हैं, 8 डेज हो गए हैं ना, 8 हो गए हैं 21 तक। 20, 19, 10 हो गए हैं। अब 4 डेज और चाहिए हमें। 19 पे आ गए हम, 18, 17, 16 एंड 15। तो ये क्या है, 15th डे पे क्या है, ल्यूट्रल फेज स्टार्ट हुई। और 15th डे पे, 15th डे पे ल्यूट्रल फेज स्टार्ट हुई। तो इससे पहले क्या है, 14th डे पे ओव्यूलेशन हो गई। ये 28 डेज़ के हिसाब से बता रही हूँ। अगर यही वेरिएशन 30 डेज़ की होती साइकिल में, तो देखो अगर फर्स्ट आप ले लो, अप्रैल को स्टार्ट हुआ मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, ब्लीडिंग स्टार्ट हुई, तो उससे पहले 14 डेज़ लेने आपने। अप्रैल कैसे ले लिया हमने, मार्च में तो 31 डेज़ होते हैं। चलो अब हम मार्च में आज 30 डेज़ को लेट करेंगे, तो 30th मार्च से ले लो या ओके। सो हमने क्यों लेना है ऐसे, हम लेंगे 31 मार्च को स्टार्ट हो गई ब्लीडिंग, ठीक है। सो 30 मार्च, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 10 हो गए हैं मेरे हिसाब से, 6, हाँ जी 10 हो गए हैं। 30, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 21 तक आ गए हैं हम। देन 20, 19, 18, 17, ये पूरा क्या है 17 तक, 17 से लेके 30 तक क्या था, ल्यूट्रल फेज था। एंड जो 16 था तब क्या था, 16 मार्च को ओव्यूलेशन हुई, ठीक है। एंड अगर हम 30 डेज़ की वेरिएशन ले रहे हैं तो बाकी के क्या है, अगर 5 डेज़ मेंस्ट्रुएशन हुई, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 1 से 5 मार्च तक क्या है मेंस्ट्रुएशन अगर हुई, तो 6th से लेके 16th तक और 6th से लेके 15th तक क्या है, क्या होगा, फॉलिकुलर फेज होगा। इसको एक बार दोबारा से हम कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मैं पहले से ये सारा जो हमने अभी बनाया है ना, अच्छे से बना के लाऊंगी। हम थोड़ा सा अच्छे से डीप में जाएंगे, ऐसे क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड। एंड एक चीज़ और रह गई है लास्ट, ओके। सो लास्ट जो हमने बात की है ना पहले 2 इवेंट्स की, कौन कौन से हैं, मेंस्ट्रुएशन और फॉलिकुलर फेज, या फिर जिसे हम क्या कह रहे हैं, प्रोलिफरेट फेज। ये दोनों को मिला के क्या है, प्री ओव्यूलेटरी फेज बनता है। क्या बनता है, प्री ओव्यूलेटरी फेज फॉर्म होता है। एंड 14th डे पे तो ओव्यूलेशन हो गई। अगर 28 डेज़ का साइकिल ले रहे हैं, अगर 28 डेज़ का साइकिल नहीं है तो ज़रूरत नहीं है कि 14th डे पे ही ओव्यूलेशन होगी, ठीक है। इसके बाद जो क्या आया था, ल्यूटियल फेज या फिर सिक्रीटरी फेज, उसे हम क्या कहते हैं फिर, पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज भी कहते हैं। ये चीज़ आपको अब क्लियर हो गई है। सो आई होप आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल का सारा टॉपिक अच्छे से समझ आया है, जितना मैंने आज आपको पढ़ाया है। अभी हमारा हार्मोनल कंट्रोल पड़ा है डिस्कस करने में, एंड देन हमने और भी चीज़ें इसमें पढ़नी हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे और कल इसे अच्छे से बेटर वे में डिस्कस करेंगे एंड रिवाइज़ करेंगे, ठीक है। तो रिवाइज़ करके आना। मुझे लग रहा है कि आपको क्लियर हुई हैं चीज़ें, 2 बार 3 बार हमने सारा डिस्कस किया है,
ठीक है। सो थोड़ा सा हौच पौच था, लेकिन अगर आपने समझने की कोशिश की होगी तो आपको सारा अच्छे से क्लियर होगा। बहुत ही हमने डीप में जाके बात की है हर एक चीज़ को। तो अगर आपको समझ आया सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और कमेंट्स में अपने डाउट्स आप ज़रूर पूछ सकते हो, मैं आंसर ज़रूर करूँगी। ठीक है। सो बाय बाय एंड स्टे